चलिए, नाम क्या है राज्य का? उत्तराखंड। एक दो बातें ध्यान देना है। उत्तराखंड से पहले इसका नाम उत्तरांचल। क्या नाम था इसका? उत्तरांचल। ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना। कितने तारीख को अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड का मदर स्टेट क्या है? जिससे अलग होते हैं वो उसका मदर स्टेट कहलाता है। जैसे किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तराखंड का मदर स्टेट क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, मातृ राज्य। क्या बोलते हैं इसी को अपन? मातृ राज्य। कितने अलग हो रहा है? ये डेट याद रखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना। कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ राज्य बना। और इसका क्रम था 26। पूरे भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 26वां। और ये कौन से नंबर का राज्य बन गया? उत्तराखंड 27वां। और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना। ये कौन सा नंबर का राज्य बना? 28वां। तो इनको तो क्रम से जानना है। 26, 27, 28, 1, 9, 15, 1, 9, 15। इसके बाद आखिरी 2 जून 2014 ये बना तेलंगाना। आंध्रा से अलग होकर के क्या बन गया? तेलंगाना। छत्तीसगढ़ का मदर स्टेट मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का मदर स्टेट झारखंड का मदर स्टेट बिहार से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है, तो उसका बिहार हो जाएगा। तेलंगाना का मदर स्टेट आंध्रा से अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश। कहीं ना कहीं से टूट कर बने हैं। तुम लोग नए लोग छोड़ो, अगर कोई भारत के भौगोलिक भाग को तोड़ कर बनाया, कोई नया राज्य बनाया जा रहा है, तो किस अनुच्छेद के तहत ये राज्य बनाए गए होंगे? आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 के तहत क्यों नहीं है? भारत संघ में उन राज्यों का प्रवेश किया जाता है जो बाहर से हैं। ठीक है, जब हमारे ही राज्यों को तोड़ करके बनाया जाता है तो आर्टिकल 3। इसके लिए संविधान संशोधन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसके लिए संविधान संशोधन नहीं होता। ये संविधान की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ज्योग्राफी में हमको आज स्टार्ट करना है क्या? उत्तराखंड। क्या स्टार्ट करना है बेटा? उत्तराखंड। ये पहले इस मैप में देख लीजिए, इसमें इससे ज्यादा अच्छा इसमें क्लियर होगा। देखो ये ये बड़ा यहां से यहां तक आना चाहिए। चल कोई बात नहीं, इधर देखो, ये रहा आपका उत्तराखंड। क्या है बेटा ये? उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान से देखिए। लो पार्ट में ये सब, ये इतना ही क्या है? उत्तराखंड। अब ध्यान से सुनना। ओ, यहां मैं हिमाचल को छोटा सा बनाया हूं ना, इसके ऊपर ये पूरा क्या है? हिमाचल। यहीं से चालू हो जाएगा क्या तेरा? यूपी। तो उत्तराखंड केवल 2 राज्य को टच कर रहा है। एक हिमाचल प्रदेश को टच करता है और दूसरा किसको टच करता है? उत्तर प्रदेश को। और वैसे ही 2 देश को टच करता है। कितने देश को? 2 देश को टच करता है। ये रहा तेरा नेपाल और ऊपर रहा चाइना। कितने देश को टच कर रहा है? 2 देश। 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री है। स्टेट बाउंड्री में टच कर रहा है ये किसको किसको? हिमाचल प्रदेश को, और दूसरा टच कर रहा है उत्तर प्रदेश को। जबकि 2 देश को टच कर रहा है, एक नेपाल को, दूसरा टच कर रहा है चाइना को। तो इसकी सीमाएं 2 देश 2 राज्यों के। ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं 2 राज्यों को और 2 देशों को टच करता है? ये बात समझ में आया ना भाई? तो 2 देश 2 राज्य वाला हमारा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्या है बेटा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में इतना जान गया कि किससे इसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है? 2 देश के साथ लगता है और 2 राज्य के साथ लगता है। अब बात ध्यान से सुनना। ये अगर मैं इसको बीच से काट दूं,
इतना भाग कहलाता है कुमाऊं, और ये जो बचा हुआ है ये कहलाता है गढ़वाल। हिंदी इंग्लिश दोनों, कुमाऊं और गढ़वाल। हालांकि ये देखो, हिमालय का 3 भाग बताया था, सबसे नीचे वाला शिवालिक है। सबसे नीचे वाला क्या था? शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे वाला हिमालय कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय के ये को उत्तराखंड में 2 भाग में बांटा गया। शिवालिक हिमालय को उत्तराखंड में 2 भाग में बांटा गया। एक को नाम दे दिया कि नीचे वाले को कुमाऊं, ऊपर वाले को गढ़वाल। 2 रेजिमेंट भी पढ़ते हो आप, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। और यहीं पर एक तीसरा रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट, नाम तो सुने होंगे। ये रेजिमेंट है मिलिट्री के। कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। मूवी वूवी में आपको कभी देखने मिल जाता है, गढ़वाल रेजिमेंट का है, गोरखा रेजिमेंट का है, ठीक है। तो ये 2 जगह याद रखना है, कुमाऊं और गढ़वाल। ये दोनों जगह कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। तुम्हारे बस तुम्हारे काम का यही है, क्वेश्चन आएगा कुमाऊं हिमालय और गढ़वाल हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय का हिस्सा, है किसका पार्ट? शिवालिक हिमालय का। दोनों का नाम याद रखना है, कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहला बात तो याद रखना है, 9 नवंबर सन 2000 को भारत का ये कौन से नंबर का राज्य बना? 27वें नंबर का राज्य बना, ठीक है। किससे अलग होकर बना? तो किसी अलग होकर के बना? यूपी से अलग होकर बना, ठीक है। अब आ जाओ पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी सबको देखते हैं, इनका मतलब ये रहा आपका क्या? उत्तराखंड। मैं 2 को मैं बोला, ये हो गया तेरा कौन सा हिमालय? कुमाऊं। ये कौन सा हो गया? कुमाऊं। और ये कौन सा हो गया? गढ़वाल। और ये पूरा का पूरा क्या है? एक साथ शिवालिक हिमालय। पूरा उत्तराखंड किस हिमालय में बसा है? शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे मैं आपको बताया था हिमालय का 4 भाग है, 1 2 3 4, लेकिन इस ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं बोलते। तो कितने बचे? वृहद, लघु और शिवालिक। यही है शिवालिक, यही क्या है? शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय को यहां पर 2 भागों में बांट दिया गया है, एक को बोला गया कुमाऊं, एक को बोला गया गढ़वाल, ठीक है। दोनों के नाम से रेजिमेंट भी है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। इन्होंने आजादी के समय बहुत सारा काम किया था, अभी अभी अपने काम का नहीं है। राज्य गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 को। राज्य का गठन कब हो रहा है? 9 नवंबर सन 2000 को। अब मेरे को बताइए, इसका प्राचीन नाम बताया था मैं आपको, क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? उत्तरांचल। उत्तरांचल से, ध्यान से सुनना मेरी बात, उत्तरांचल से हो रहा है इसका नाम उत्तराखंड, ठीक है। किस संविधान के तहत? आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के तहत भारत का संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, भौगोलिक सीमा, फिजिकल बाउंड्री, इन सब में परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार केवल किसको है? भारत में संसद को। भारत में किसको है? इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को अधिकार है। ओके, चलिए। मातृ राज्य उत्तर प्रदेश। मातृ राज्य इसको बोला जाता है जिससे वो अलग हो रहा है, मातृ राज्य। और एक बात और याद रखना है, उत्तराखंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी लग रही है? नेपाल की और चाइना की। इसलिए ये लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं होगा, लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं होगा। कोई समस्या? चलिए, राज्यसभा सीट है यहाँ 3, लोकसभा सीट है यहाँ 5, ये काम का है तेरे विधानसभा सीट 70। काम का तो तीनों है, लेकिन ये विधानसभा सीट यहाँ पर क्या बनाता है? राज्य सरकार। क्या बनाती है? राज्य सरकार। और 70 सीटों में बहुत अच्छा काम करके बीजेपी का नेता बना है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश का सीएम बताइए, कौन बता पाएगा? हाथ उठाना, मैं पूछ लूंगा। हिमाचल प्रदेश का सीएम किसको याद है? एक को याद है। पढ़ाया कल, पढ़ाया हूं कल। एक ही जन को क्यों याद है? और किसी को याद है हिमाचल प्रदेश का सीएम? चल बता कौन है? सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। बेटा परीक्षा हाल में सूख जाओगे, इसलिए अभी से याद करते चलो।
क्या होगा बाद में? एक एक राज्य का सीएम याद करोगे, लाइन से एक एक ठुआते जा रहा, याद करिए ना बढ़िया। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन से पार्टी का है? कांग्रेस। कौन से पार्टी का है? कांग्रेस। अभी कौन से पार्टी का है? यहाँ वाला उत्तराखंड वाला बीजेपी। नाम क्या है? पुष्कर सिंह। पुष्कर सिंह। ओके। यहाँ का याद रखना है आपको, गवर्नर गुरमीत सिंह। और क्या शर्मा बताया था कल? ये फर्क है, नहीं पढ़ोगे तो यही हाल रहेगा। कल कल के गवर्नर का क्या नाम था हिमाचल प्रदेश के? शर्मा जी। ठीक, तुमको क्या करना है, आगे चलिए। इसकी राजधानी याद रखना, पहली राजधानी देहरादून, यही मेन राजधानी है, सारा चीज यही है, देहरादून। लेकिन एक बार परीक्षा में पूछ दिया था, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन है? गैरसैंड, अंग्रेजी नाम है। क्या नाम है? गैरसैंड। ये इसकी दूसरी राजधानी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। गूगल में सर्च मारेंगे आपको ये भी पता चल जाएगा। गैरसैंड सेकंड राजधानी कौन है? गैरसैंड। मेन राजधानी कौन है? देहरादून। मेन राजधानी कौन सा है? देहरादून। उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल में। कहाँ है? यहां पर इसका हाई कोर्ट है। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहां पर है? बिलासपुर में। वैसे ही यहाँ का राजधानी कैपिटल देहरादून, लेकिन यहाँ का न्यायधानी, न्यायधानी उसको बोलते हैं जहां पर उस राज्य का हाई कोर्ट होता है। हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा लगभग, सब जगह नहीं है, छोटा छोटे राज्यों में नहीं है, वहां पर कॉमन हाई कोर्ट दे दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी में हर जगह नहीं है, वहां पर कॉमन हाई कोर्ट दे दिया जाता है। इसीलिए हाई कोर्ट की संख्या 24-25, 24 या 25, 24 है शायद, 25 है। हाई कोर्ट की संख्या ऑल इंडिया कितना अभी? 25। राज्य तो आपके पास 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, सबको नहीं दिया जाता। ठीक है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। गाना सुने हो? हाँ, ये है नैनीताल। ठीक है, आगे आ जाओ। दो राज्य के साथ इसकी सीमाएं लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दो देश के साथ इसकी सीमाएं लगती है, एक है चाइना और दूसरा क्या है? दूसरा बिहार, अरे उत्तर प्रदेश, सॉरी नेपाल। देश की बात करेंगे तो नेपाल और चाइना, नेपाल और चाइना। राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये सब जानने से पहले पहले इधर आ जाओ, आपको अपने हिसाब से मैप को देखो पहले। मैप में देखिए, उधर बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला बात तो दो भागों में बांटा था मैं, एक को बोला था कुमाऊं, एक को बोला था गढ़वाल। ठीक है। अब इसका बाउंड्री बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ऊपर वाला पूरा चाइना, ये क्या है? चीन। इधर वाला पूरा नेपाल, ऊपर वाला पूरा चाइना, इधर वाला पूरा नेपाल। ये हो गया तेरा क्या? हिमाचल। और ये वाला क्या हो गया तेरा? पूरा जितना दिख रहा है तेरा सब क्या है? उत्तर प्रदेश। ये पहले उत्तर प्रदेश का था, कर ये बना। ओके, टूट कर ये बना। इतने में किसी को कोई बाउंड्री से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको दिमाग में लगाना, लाइन से याद रखना है। ये है यमुनोत्री, ये है गंगोत्री, ये है केदारनाथ, ये है बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ठीक है। और बहुत सारे पिक पॉइंट है, आमेत, कामेत, त्रिशूल, त्रिशूल मैं बता ही नहीं रहा हूं तुमको, बस इतना ही याद रखना है पहले तो। ठीक है। देखो,
ये है यमुनोत्री, ये क्या है गंगोत्री, ये है केदारनाथ, ये है बद्रीनाथ। 1 2 3 4 ये 4 धाम। और ये क्या बताया मैं, नंदा। कितना जगह याद हुआ। नंदा देवी की ऊंचाई भी याद रखना है आपको, 78 18, 78 18 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई, इतने में केवल एक तो ऊंचाई बताया हूं, 78 18 मीटर ऊंचा है नंदा देवी। उत्तराखंड में ऊंचा चोटी वही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह से नदी निकलता है ना। उत्तराखंड से कम से कम छोटे छोटे नदियों को मिलाएंगे 200 से ज्यादा नदियां निकलती है। पहाड़ कहीं से भी, ग्लेशियर है, कहीं से भी नदी निकल रहा है। तेरे काम का कम से कम 8 10 है। 8 10 नदियों में भी देखो ढंग से। सबसे पहले तो वहां पहुंचने, देखो ये इस 4 धाम की यात्रा किया जाता है, ये देखो यही 4 धाम है। 4 धाम कौन सा यात्रा होता है बेटा, 4 धाम की यात्रा। 4 धाम की यात्रा आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक ऐसा रोड भी आ सकता है, एक ऐसा गया है, ये इससे कनेक्ट है, वो इससे कनेक्ट है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कुछ काम का जगह देखो, पहले तो ये जगह याद रखना है, देहरादून। यमुनोत्री वाले रोड में काम का जगह कौन है, देहरादून। ठीक है। देखिए, 2 3 हिल स्टेशन मेरे को हिमाचल प्रदेश के बताइए तो। कुल्लू के ऊपर क्या था, मनाली, और मनाली के नीचे क्या था, क्या था, शिमला। क्या था, शिमला। यहां पर पड़ेगा मसूरी, यहां पर क्या पड़ेगा, मसूरी। इस तरफ से जाओगे, ऊपर बना दिया थोड़ा सा और नीचे है ये यहां पर याद रखना है आपको, एकदम नीचे। यहां पर पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार से ये कनेक्ट होता है देहरादून। जैसे देहरादून जाओगे वहां से मसूरी दिखने लगता है। हरिद्वार से ऊपर जाएंगे, अपने को यहां पड़ेगा ऋषिकेश। और ऊपर जाएंगे तो ये उत्तर काशी जिला पड़ेगा। गंगोत्री जाने के लिए अपने को कौन सा जिला जाना पड़ता है, केदारनाथ या गंगोत्री जाने के लिए अपने को कौन सा जिला जाना पड़ता है, याद रखना है, उत्तर काशी जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है, उत्तर काशी। इतने जगह जगह याद करना है आपको, मात्र स्पॉट। यमुनोत्री रोड पर जा रहे थे तो अपने को पड़ा देहरादून और मसूरी। गंगोत्री रोड पे जा रहे तो हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तर काशी। जिला का नाम क्या है, उत्तर काशी। उत्तर काशी के थोड़ा सा यहीं पर आएंगे तो चंगोली जिला पड़ता है। जिला बता दे रहा हूँ, चंगोली, यहां बना देता हूँ चंगोली जिला। कौन सा जिला पड़ता है, चंगोली जिला। ओके। 5 ऊपर में, टॉप में मैं आपको क्या बताया हूं, हिल। लाइन से याद रखना, वो इसी लाइन है उसका, वैसी क्रम है उसका, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। आपको याद रखना है, जो 4 धाम होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, फिर कहां जाओगे, फिर कहां दर्शन होगा आपका, केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ। सब एक टाइप का लगता है, केदारनाथ बद्रीनाथ तुम लोगों को, जो नहीं गया उसको सब यही यही लगता है। एक ही है केदार, कभी बद्रीनाथ निकल जाता है मुंह से, कभी केदारनाथ निकल जाता है। अरे होता है ना भैया। उसके बाद याद है ना नंदा देवी। इधर बात करिए, इधर इस साइड, ये जो खाली जगह दिख रहा है, इसके सबसे नीचे तो यहाँ पर सबसे पहले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट। अब जी से ऐसा जी आएगा क्या, कि जे आएगा, जे आएगा कि जी आएगा, जे आएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक, ये लो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क।
एक नेशनल पार्क ये इनके बीच में यहां पर पड़ेगा, राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? राजाजी नेशनल पार्क। फिर ये पर पड़ेगा आपको नंदा देवी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के भीतर में ही एक और नेशनल पार्क छोटा सा, इसका नाम है घाटी नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कितना ठो नेशनल पार्क? 4। ठीक है, 4 ठोक आपको नेशनल पार्क याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में मैं 3 ठो दर्रा बताया था, कौन कौन सा बता? कौन कौन सा? काराकोरम, रोहतांग दर्रा, वेरी गुड। एक दूसरा बारा लाचला, 2 ठीक है। तीसरा सिप किला। तीसरा क्या था? सिप किला। इधर देखो, माना, नीति, नहीं पहला वाला होगा धर्मा, माना या नीति होगा, यहां माना होगा। नीति माना जैसा है। ये यहां पर एक याद रखना है, इसको मत भूलना। ये वाला का नाम है लिपू लेक। लिपू लेक सबसे ज्यादा पूछेगा इसी को। माना, नीति, धर्मा इनको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा लिपू लेक। क्वेश्चन देगा ट्राई पास, पास नहीं ट्राई पास। दर्रा किन्हीं 2 जगह को कनेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं दर्रा, लेकिन ये ऐसा दर्रा है जो 3 जगह को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए नाम है ट्राई पास। 3 देश के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? चाइना के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, नेपाल के साथ भी कनेक्ट हो रहा है और इंडिया के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए इस पास को बोला जाएगा ट्राई पास। क्या बोला जाएगा? ट्राई पास। लिपू लेक। कितने दर्रे हो गए? आए, ध्यान से सुनना, 2-4 और जगह बता रहा हूं, ये सब है हिल स्टेशन। पहले स्टेशन का नाम है चक्राता, दूसरे का नाम है लेसडाउन, तीसरे वाले का नाम है यहाँ का है हाई कोर्ट। कौन सा ताल? नैनीताल। लेसडाउन, चक्राता, नैनीताल, ये सब क्या है? यहाँ के हिल स्टेशन। ठीक है, एक और पड़ता है रानी खेत, और भी याद रखना एक तो रानी खेत। ये चारों क्या है? हिल स्टेशन। चारों क्या है? हिल स्टेशन। अब नदियों की बात करते हैं। मैं बताया ना, यहां से इतनी नदियां निकलती जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये देखो, ये जगह कौन सा है? यमुनोत्री। क्या है बे? यमुनोत्री। यहां से एक नदी निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से, कौन से कलर में बनाऊं तो ठीक दिखेगा? ये दिखेगा, ये निकला यमुना नदी। कौन सी नदी निकली? यमुना नदी। ये रही यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर एक बंदरपूछ नामक जगह है। कौन सा जगह है? बंदरपूछ। इस बंदरपूछ से निकलता है यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ नामक स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। अब दूसरा देखो, गंगोत्री। गंगोत्री में गोमुख नाम है जगह का। जगह का नाम गोमुख। गोमुख से ये नदी निकल रही है। कौन सी नदी होगी? गंगोत्री से निकल रही तो गंगा नदी नहीं है, ये है भागीरथी। अब एक बात बढ़िया देख रहा हूं, ग्रुप डी अलासी खलासी चपरासी की एग्जाम दे रहे हो। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। लेकिन थोड़ा अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो गंगा नदी का उद्गम नहीं होता, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी बनती है। ये कौन सी नदी है? भागीरथी। और बद्रीनाथ से निकलेगा कौन सा? अलकनंदा। क्या निकलेगा? अलकनंदा। केदारनाथ से क्या निकलेगा? मंदाकिनी। केदारनाथ से क्या निकलेगा? वो सब तुम छोड़ दो मेरे ऊपर अभी, ये सब चीजें एकदम
कठपुतली लगेगा। अभी भागीरथी और यहां से निकला अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में मिलने के बाद नाम होता है गंगा। इस प्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? अलकनंदा। देखो गंगा नदी, क्वेश्चन अभी इसी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी में आया था 2023 में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां होता है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां होता है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में मिलकर अब ये किस नाम से, क्या नाम हो जाता है इसका? गंगा। और पहली बार गंगा मैदानों में कहां पर मिलेगा? हरिद्वार में। पहाड़ों से निकल के हरिद्वार में गंगा कहां आती है? मैदानों में। अभी तक गंगा नदी थी नहीं, थी वो अलकनंदा। थी क्या वो? अलकनंदा। ठीक है, सॉरी भागीरथी। थी क्या वो भागीरथी? भागीरथी जब अलकनंदा से मिलेगा तब क्या बनेगा? कौन सा प्रयाग बनेगा? द्यो प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा बेटा? द्यो प्रयाग। और यहां से नाम हो जाएगा गंगा। तो गंगा नदी का उद्गम नहीं होता, गंगा नदी बनती है। ठीक है। अब ये रही तेरी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। भागीरथी नदी पर एक बढ़िया सा डैम बना है। इस डैम का नाम है टिहरी डैम। डैम का क्या नाम है बेटा? टिहरी डैम। टिहरी डैम कौन सी नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। जबकि केदारनाथ से कौन सी नदी निकल रही है? मंदाकिनी नदी। ठीक है। अरे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे कई सारे प्रयागों मिलेगा जहां अलकनंदा मंदाकिनी। तो पहले तो ये देखो, ये अलकनंदा की भी दो धारा है, धौली गंगा, विष्णु गंगा। ये दो धाराएं मिलती है तब ये अलकनंदा बनती है। बद्रीनाथ में दो धाराएं आती है, बद्रीनाथ से दो धाराएं निकलती है। वो धाराएं जब मिलती है तब अलकनंदा नदी बनती है। तो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये प्रयाग, वो प्रयाग, फिर याद रखना देव प्रयाग। और भारत का प्रयाग कहां है भैया? इलाहाबाद। ठीक है। प्रयागराज किसको बोलते हैं अपन? इलाहाबाद। ये है देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। और कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। वैसे ही आपके प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलती है। गंगा और यमुना का संगम है इलाहाबाद के प्रयागराज में। ठीक है भैया। ये देखो यमुना नदी अलग हो गई। अभी ये दिल्ली विल्ली तरफ, हरियाणा दिल्ली विल्ली सब घूमेगी। और वो चले जाएगी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशों के नीचे अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। कौन? गंगा नदी। सबसे ज्यादा कहां बहेगा गंगा नदी? यूपी बिहार में। सबसे ज्यादा तो यूपी में, फिर बिहार में। ठीक है भैया। चलिए। और ये पहली बार मैदानों में कहां पर आती है? हरिद्वार में। हरिद्वार के नीचे यहां पर पड़ता है एक जगह, रुड़की। कौन सा जगह पड़ता है? रुड़की। नाम सुने हो? रुड़की आईआईटी। तुम लोग काहे सुने होगे? तुम लोग को क्या लेना देना, वहां जाने ही नहीं है। क्या नाम है इसका? रुड़की आईआईटी। इतनी नदियां निकल गई। चलिए अब थोड़ा थोड़ा कोई चीज और आएगा तो आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं एक चंगोली जिला बताया था, जिला बताया ना चंगोली। चंगोली जिला का जिला मुख्यालय है गोपेश्वर। कहाँ है चंगोली? ये इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर है। ये याद रखना। जितना तो चंगोली जिला नहीं फेमस है, उससे ज्यादा क्या फेमस है? गोपेश्वर। ठीक है। चार धाम की यात्रा करते समय एक सुरंग पार करना पड़ता है मेरे को। कल मैं आपको एक घाटी बताया था, चंबा घाटी। चंबा घाटी का रूमाल को जीआई टैग है, हिमाचल प्रदेश का। चंबा रूमाल नाम है उसका। क्या नाम है उस रूमाल का? चंबा रूमाल। पढ़ोगे तो दे बेटा दिमाग काम करेगा, नहीं पढ़ोगे तो ये कल के लिए कहानी हो जाएगा। ये धीरे धीरे पढ़ाई का बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि तेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए साथ में जो बच्चा चलेगा उसको फायदा होगा। साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलिए तो फायदा होगा। बाद में कर लूंगा, बाद कभी नहीं आया जीवन में, याद रखना। बाद कभी नहीं आता। साथ में चलते चलिए। चलो बेटा अब आ जाओ, इसके डिटेल में आते हैं। चंबोली जिला में फेमस जगह क्या बताया मैं? गोपेश्वर। हाँ, चार धाम की जब यात्रा करते रहते हैं तो एक सुरंग मिलता है, टनल।
इसका नाम है चंबा सुरंग। बस ये बताना था। अब मैं चंबा घाटी बोला तो कहाँ आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चंबा सुरंग कहाँ है? तो चार धाम की यात्रा करते समय उत्तराखंड में। ठीक है, तो चार धाम की यात्रा में सबसे पहले यात्रा कहाँ की होती है? यमुनोत्री की। फिर उसके बाद किसकी होती है? गंगोत्री की। फिर किसका होता है? केदारनाथ का। और उसके बाद किसका होता है? बद्रीनाथ का। लाइन से ये यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर किया जाता है। ये लाइन से है। सबसे पहले आपको जाना, अकॉर्डिंग टू मतलब तभी दर्शन पूरा माना जाता है। पहले यमुनोत्री जाना है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। चलिए, ये बातें हो गई। अब आते हैं इसके डिटेल में। अगर मैं मुख्य चार धाम की बात करता हूं, मुख्य चार धाम, ठीक है, भारत में ये चार धाम शंकराचार्य ने इन चार दिशाओं में बनाया था। भारत का ये एक्चुअल में चार धाम है। ठीक है, ये ऊपर में है बद्रीनाथ, नीचे में है रामेश्वरम, यहां पर है जगन्नाथपुरी, और यहां पर क्या है? द्वारका। अरे कृष्ण द्वारिकाधीश। ठीक है, तो ये कहां पड़ता है? गुजरात में। ये कहां पड़ता है? उड़ीसा में। ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। और ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ये भारत के चार मेन धाम, जिसको शंकराचार्य ने यहाँ पर चार ठो मठ का स्थापना किया। ये चार मेन धाम है चारों दिशाओं में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है चारों धाम को? शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, आज भी यहाँ पर जो मेन पंडित बैठता है उसको शंकराचार्य ही बोला जाता है। इन चारों मठ में जो मेन पंडित बैठता है उसको भी क्या बोला जाता है? शंकराचार्य। ठीक है, अब उसके जीवन के बाद जो भी उस जगह पर फिर बैठेगा वो भी क्या कहलाएगा? शंकराचार्य। भारत में चार दिशा, चार मुख्य धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। किसी को देखो, इस वाले को बोला जाता है ज्योतिर्मठ, ये गोवर्धन मठ है। कौन सा मठ है? ऐसे ऐसे नाम है सबके मठ के, पढ़ते आते जाएगा। ये चार मेन धाम। लेकिन अगर मैं बात करता हूं छोटा चार धाम, कौन सा? छोटा चार धाम। ठीक है, या इसी को बोला जाता है उत्तराखंड के चार धाम। छोटा चार धाम बोलिए चाहे उत्तराखंड के चार धाम, क्योंकि ये चारों जगह कहां पर है? उत्तराखंड में। इसीलिए इसको बोला जाता है छोटा चार धाम या उत्तराखंड के चार धाम। पहले नंबर पर यमुनोत्री होगा, फिर किसका दर्शन होगा? गंगोत्री का होगा। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर किसके दर्शन करने आएंगे? केदारनाथ के। ठीक है, चलिए मैं इधर से बता देता हूं। सबसे पहले दर्शन होगा यमुनोत्री का। सबसे पहले किसका दर्शन होगा? यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक स्थान से। जगह का क्या नाम है? बंदरपूछ। जगह का क्या नाम है? बंदरपूछ। बंदरपूछ नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये यमुना नदी के बाद हरियाणा, दिल्ली, फिर घूम के इधर उधर से घूम के यूपी में घुसेगा। और यूपी में कहां पर जाके मिलेगा गंगा नदी से? प्रयागराज में। ठीक है, गंगा और यमुना दोनों नदियों का जो दोआब है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का ऐसा भूभाग। इंग्लिश में भी दोआब, हिंदी में भी दोआब। ऐसा नहीं है कि चार आब हो जाएगा अंग्रेजी में। दोआब मतलब दोआब, दो नदियों के बीच का दोआब तभी कहलाएगा जब वो कैसा हो? एकदम उपजाऊ भूमि हो। भारत में ऐसे मात्र केवल 7-8 दोआब हैं। ठीक है, ऐसे जगह पढ़ाऊंगा जिसमें टॉपिक छोटा रहेगा, वो पढ़ाऊंगा ही, ये तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद आप आओगे गंगोत्री में। तब दर्शन करने किसका आओगे? गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। एक्चुअल में गंगा नदी का उद्गम नहीं होता। होता किसका है? भागीरथी का। एक्चुअल में यहाँ पर उद्गम किसका होता है? भागीरथी का। लेकिन आपका सीजीपीएससी 2013 में आंसर ले चुका है गोमुख को, इसीलिए पीएससी वाला आंसर अभी भी क्या लेगा? गोमुख को। गंगा नदी का उद्गम का छोटा मोटा एग्जाम दिया तो गंगा वो चाहता ही है। क्या आंसर बताओ? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक जगह से यमुना नदी, पर्टिकुलर एक जगह
पर्टिकुलर एक जगह। ओके, और दोनों जगह ना यमुना माता का मंदिर मतलब मूर्ति है, इसका पूजा किया जाता है। यहाँ गंगा माता का मूर्ति है, उसका पूजा किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ केदारनाथ धाम। दुर्गम यात्राएं 22 वर्तमान, पहले तो 16-16 किलोमीटर था, अब 22 किलोमीटर पड़ता है टोटल। पहले वाले रास्ते को तोड़ करके थोड़ा आसान रास्ता बना दिया गया है। आसान बोलने का बस है नहीं। ठीक है, केदारनाथ, अब आपको याद रखना है भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग बोलने का मतलब शिवलिंग, शिव भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। आपके सबसे पास में कौन सा ज्योतिर्लिंग है पता है आपको? उज्जैन वाला। उसके नीचे ओंकारेश्वर, ये आपके सबसे समीप का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, लेकिन वो भी यही नहीं है, मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा आपको। दो ज्योतिर्लिंग वही है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। अभी सब बाबा धाम आएंगे, बैद्यनाथ धाम झारखंड में। आपके मेरे ख्याल से सबसे पास झारखंड वाला पड़ेगा, वहां के पास पड़ेगा झारखंड वाला। फिर जाओ काशी जाओ, इधर जाओ मल्लिकार्जुन जाओ। 12 ठो है। कितने ठो हैं? 12। इसमें से एक याद रखना है, केदारनाथ। तो केदारनाथ किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। अब यहाँ पर आदमी एकदम मेरे टाइप का, वहां गए शिवलिंग देखेंगे भगवान कैसे हैं ऐसे करके, तो वहां जाओगे तो शिवलिंग नहीं है, ऐसा पत्थर है, ऐसा ऐसा पत्थर है। ये बैल का कुबड़ है। बैल का क्या है? कुबड़। ये शिवलिंग है। शिवलिंग की जगह ये बैल का कुबड़ देखने मिलेगा। इसका मुख बोलते हैं नेपाल में है। नेपाल में पशुपतिनाथ गए हो जाओगे तो पता, हम दोनों जगह देख लिए, ये भी देख लिए, कुबड़ भी देख लिए। घूम लो, जीवन है, कोई ठिकाना नहीं कब मर जाओ। मौका मिले तुरंत जाओ, झगड़ा लड़ाई करके जाओ, रोग आके जाओ, आने के बाद देखेंगे। ठीक है। हाँ, 14 अगस्त बस्तर। ठीक है, 14, 15, 16, 17 वापस। रजिस्ट्रेशन चालू है। सीट फुल होने के बाद थोड़ी ले जा पाऊंगा, है ना भैया? 3 ठोक एंट्री हो गया उसमें। 12 ज्योतिर्लिंग। कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, नाम क्या है? केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम। ऊपर जाओगे, 22 किलोमीटर चढ़ के ऊपर जाओगे, नॉर्मल नहीं है, ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर मिलेगा माइनस में। ये चारों धामों की एक खासियत याद रखना है, ये 6 महीना प्रारंभ, 6 महीना, 6 महीना ही खुला रहता है और 6 महीना बंद रहता है। कितने महीने खुले रहते हैं? 6 महीना खुला रहता है, 6 महीना बंद रहता है। क्योंकि इतना बर्फ पड़ता है कि रास्ता ही नहीं रहता, आदमी चले किस में। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा बर्फबारी होने वाला जगह है और बर्फ से पूरा ढक जाता है। फिर सरकार मेहनत करके रास्ता बनाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में रास्ता बनाना चालू होता है। अप्रैल के आसपास ही रास्ता बनाना चालू होता है और ये रास्ता बनाते हैं फिर अप्रैल महीने। और जिस दिन आप मनाते हैं अक्ति, अक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार? गुड्डा गुड़िया का बिहार करते हो, क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया, वही है ना अक्ति? कंफर्म? हाँ, उसी दिन इसका दरवाजा खुलेगा और ये बंद हो जाएगा जिस दिन आप दिवाली मनाते रहते हैं। ठीक है, तो दिवाली कौन, कार्तिक अमावस्या के दिन बंद हो जाता है इसका दरवाजा, नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में अपन दिवाली मनाते हैं, उस समय बंद। फिर कब खुलेगा? 6 महीने बाद। कारण बंद होने का कारण, अरे रास्ता ही नहीं है, पूरा बर्फ से ढक गया। यहाँ के लोग पूरा दुकान उकान बंद करके नीचे आ जाते हैं अपने गांव। ठीक है, सीजन में कमा लेते हैं वहां 6 महीना, उसके बाद वापस आके इधर खेती वेती अपना जो करना है करे, 6 महीना इधर काम किए, फिर 6 महीना बाद सीजन में चले गए मेला हाट लगाने। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है केदार नदी। किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी। कौन सी नदी? केदार नदी। जो ये जो पीछे नदी है, एक तो पीछे नदी निकल, पीछे से नदी आता है, इसी नदी पे बाढ़ आया था। इसी नदी पे क्या आया था? बाढ़ आया था। 2013 में बादल फट गया था भैया। पीछे जाओगे तो ये जो पूरा ग्लेशियर है, पूरा इससे क्या पिघल पिघल के आया पड़ा है, पानी आया पड़ा है और दिन रात पानी गिर रहा है। एक दिन गिरा कोई प्रभाव, दो दो दिन गिर रहा, 3 बादल फटा, पानी ही पानी।
इतना पानी कि आज भी 6,000 लोग कहाँ गायब है पता ही नहीं है, ना कोई आता है ना पता है। मृत घोषित कर देगा और अकल आ जाएगा, घोषित भी नहीं कर सकते। लेकिन जानकार लोग तो निपट ही गए, 100% निपट गए। बाकी घर में आ जाता, बच जा रहा था तो 6,000 का तो अभी तक आता पता नहीं कहाँ है। हजारों श्रद्धा, अरे यहाँ पर इतने लोग क्या कर रहे हैं, तेरे जाने और तेरे आने तक तू कम से कम 50,000 लोग को क्रॉस करेगा। तुम भी जाओगे ना दर्शन करने और वापस आओगे तो आप 50,000 लोगों को पार कर दिए रहोगे। एनी टाइम इस टाइप का जन सैलाब उमड़े रहता है यहाँ। तो 5,000 6,000 कुछ नहीं है। इतना भयानक बाढ़ आया कि कितने लोग निपट गए, कम से कम 5-6 हजार आज भी गायब हैं, हजारों की संख्या में। ये तो ये तो आंकड़े कैसे हैं, सरकारी आंकड़े हैं जिनका रजिस्टर अब उसी से तो चालू हुआ, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, पता चले कौन निपटा। तो फलाना दिन जिसका रजिस्ट्रेशन था वही निपटा। इसीलिए अब क्या चालू हो गया, रजिस्ट्रेशन सिस्टम। पहले कोई बिना बताए जा रहे हैं, भीड़ भड़क वहां तो जिस दिन भीड़ है उस दिन भयानक भीड़ है, जिस दिन नहीं उस दिन नहीं है। अब हो गया रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक लिमिट में ही भेजा जाएगा। क्योंकि तो भगदड़ मच गया था जैसे गेट खुला था अभी शुरुआत में। ये केदारनाथ धाम है, यहाँ पर शिवलिंग देखने नहीं मिलेगा, बैल का क्या मिलेगा आपको, कुबड़ देखने मिलेगा। अंदर में जाओगे तो शिवलिंग की जगह क्या रखा हुआ, बैल का कुबड़ रखा हुआ है। जन्नत है, पैसा कमाओ जाओ, पैसा कमाइए जाइए, और माँ बाप पैसा देने जाने के लिए तो भी जाइए, ठीक है। हाँ जन्नत, लेकिन थोड़ा सोच समझ के जाना। इधर पैसा लगता नहीं, पैसा बहता है। पानी बोतल 120 रुपया मात्र। कितना, हर चीज में पहले तू 100 रुपया जोड़ ले, उसके बाद रेट सोच ले, इधर ही का रेट है। तुम लोग को जो प्रसाद दिया हूँ सोच रहे हो ना, प्रसाद वो धागा दिया हूँ, यहाँ 5 रुपया का, वहां 55 रुपए का है। वो समझ में आ रहा है, एक एक चीज का कीमत 50-100 रुपया प्लस करके। मैगी का रेट मात्र वहां पर 100 रुपए, 12 रुपया, कुछ नहीं मिलाएगा। और पानी में गर्म करके बनाएगा मैगी, वहां उधरी सबसे ज्यादा मिलता है मैगी। ठीक, खीरा 80 रुपये में खाया था, एक खीरा, सिंगल पीस खीरा, यहाँ 80 रुपये में झोला भर जाएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन ले जाएगा कौन, उतना ऊपर ले जाएगा कौन। तो मेरा दोस्त मेरे साथ गया था, पानी प्यास लगा, पानी पहले पी लिया, उसके बाद पूछा कितना पैसा हुआ, वो बोले मात्र 100 रुपया, बिस्लरी 100 रुपया पानी का हुआ। बोले 100 काहे थे, पर भाई मेरे ऐसा काहे बता रहा है। वो हम लोग घोड़ा में थे, तो बोले भैया घोड़ा वाला आपसे कितना ले रहा है, बोले बोले 3200 रुपया ले रहा है चढ़ाने का ऊपर। तो बोले ये भी पानी 3200 रुपया मुंह पर आता है। बोले पानी कितने मुंह पर आता है, 3200 में। ऐसा हाल है, अभाव है ना भाई, चढ़ाएगा कैसे वो भी पानी का। और जो पैदल चढ़ता है उसको पूछना, अगर वो बैग लेके चढ़े रहते ना, वापस अगर आधा दूर के बाद ना बैग को फेंक देते हैं, रहने दे भैया चल, ना हो पाएगा। ऐसा ये हाल होता है, ठीक है। अब वहीं आपको देख शर्म आ जाएगा, 60-65 साल की डोकरी ऐसे करके खड़ 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 रेंग रही है, शर्म आ जाएगा तुमको खुद पे। कभी कभी लगा पहाड़ से कूद दूं, फिर लगा रहने दे। ठीक है, तो ये वाकई बता रहा हूं, मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे करते करते मेरे सामने चढ़ गई। मैं बोला जितना शक्ति उतना भक्ति, रहने दे भैया, ये डोकरी का तो ऐसे भी जीवन खत्म हो गया, मेरा बचा है। ठीक है, मैंने अपनी आंखों के सामने 5-6 लोग को मरते देखा है, आंख के सामने। ऑक्सीजन लेवल उधर बहुत कम है, ऑक्सीजन, और ऐसे ही पहले ही मना रहता है हार्ट मरीज मत आओ, उसके बाद भी वहां मरेंगे जन्नत जाएंगे सोचते हैं लोग। समझ में आ रहा है, चल देते हैं इधर से, चल दिए ठीक कर दे, हाल ही हेलीकॉप्टर में चले जा, किसी साधन का उपयोग कर ले, नहीं पैदल ही जाऊंगा। ऑलरेडी सांस का बीमारी तेरे को, टप। मैं ओढ़ाए हुए देखा हूँ, कफन ओढ़ाए हुए, समझ में आ रहा है। कुछ बना है तो मत जा यार, का बीपी ऐसे कर रहा है, बीपी की दवाई खा ले तब चलेंगे। हाँ ये बीपी की दवाई खा करेंगे, क्या मतलब है। बीपी और हार्ट पेशेंट है तो तेरे लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मत जा, हेलीकॉप्टर सुविधा है तेरे लिए। कोई और पालकी है, बैठ के मस्त तेरे को वादियां देखना, ठसन देखना, पालकी में बैठ के जा। पैसा लगता है पैसा दे, तभी जा रहा है ना भैया। चलिए भैया रहने दे, चलो बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ केदारनाथ की ऊंचाई लगभग सेम है, सेम मतलब एक 3,500 मीटर ऊंचा है तो दूसरा 3,300 मीटर ऊंचा है, लेकिन फर्क ये है कि बद्रीनाथ तक प्लेन एरिया में आपका गाड़ी चल देता है, मतलब जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन ऊंचाई उतनी ऊंचाई पर है दोनों। इससे जितना ठंड यहाँ उतना ही ठंड यहाँ भी दिख रहा है। ये बद्रीनाथ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, सेम उतने ऊंचाई पर है लगभग, लेकिन यहाँ पर खासियत क्या है, पूरा गाड़ी चल देता है, तो आप गाड़ी से इनके दरवाजे तक जा सकते हो। ठीक है, मात्र 8 किलोमीटर लंबा वो लगे रहता है दर्शन की लाइन। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। मैं जिस दिन था उस दिन का बात बता रहा हूँ, मात्र उस दिन कितना किलोमीटर लंबा लाइन था? 8 किलोमीटर दर्शन के लिए, ऐसा लाइन लगता है। ठीक है बाबू रे, चलिए। ये देखो, ये 4 धाम में आता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है, ये शिव भगवान को समर्पित है। ये किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। ये कौन सा भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। यहीं पर निवास करते थे, बोला जाता है शंकर पार्वती एक बाल रूप में आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और यहीं पर अपना रहने लग गए। वहां तो जनश्रुतियां सुनने मिलती है, दरवाजा बंद कर लिए, इसलिए वो अपना एक नया स्थान खोजते खोजते यहाँ आ गए। बाहर में यहाँ पर एक तो नंदी है, दिख रहा है नंदी, बस यही लोग सेल्फी खींचते हैं सब, फोटो वोटो जितना सेशन। अच्छा, इसके पीछे एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, ठीक है, क्या बोलते हैं उस पत्थर को? भीमशिला। वही पत्थर आगे आके रुक गया, वही पत्थर इसके आगे पीछे आके, मतलब जस्ट एकदम 20 मीटर पहले रुका है। कितना मीटर पहले रुक गया? 20 मीटर पहले। और पानी उससे पड़ के फैल जाता था, और पानी मंदिर में पड़ा ही नहीं। अब ये दैवी चमत्कार है या नहीं है? वो पत्थर कहीं भी रुक सकता था पीछे, या इसको तोड़ करके आगे भी रुक सकता था, लेकिन 20 मीटर पहले आके रुक जाना। ठीक है, भीमशिला। चलिए, 4 धाम में एक धाम है विष्णु भगवान को समर्पित है। यहां से एक नदी निकलती, क्या नाम है? अलकनंदा। लेकिन 2 छोटी छोटी नदियां निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, वो मिलकर बनती है अलकनंदा। आगे पढ़ाएंगे आपको, शंकराचार्य द्वारा यहाँ ज्योतिर्मठ का स्थापना किया गया है। ये 4 धाम में आता है। किसमें आता है? 4 धाम में आता है। गंगोत्री, यमुनोत्री हो गया, चंबा सुरंग। इस 4 धाम की यात्रा करने जाओगे तो एक सुरंग, छोटा सा सुरंग है, नाम क्या है लेकिन? चंबा सुरंग। आपके पेपर के लिए क्या करना है आपको? चंबा सुरंग कहाँ है? बस उत्तराखंड में, कुछ नहीं याद रखना है। चंबा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है। बस कहानी खत्म। अब आ जाओ भैया, नेशनल पार्क। कितने सारे नेशनल पार्क पढ़े हैं? 4 चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है याद रखना? जिम कार्बेट। पहले देखो नंदा देवी को। नंदा देवी एक नेशनल पार्क के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बस बात खत्म। एकदम फेमस नेशनल पार्क, साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसी नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ में लगा हुआ है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इज आल्सो अ नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क हो गए, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क को देखो, नंदा देवी नेशनल पार्क को ही क्या घोषित कर दिया गया भारत का? बायोस्फीयर रिजर्व। कल एक बायोस्फीयर रिजर्व और पढ़ाया था, किसको नाम याद है? हाथ उठाओ। जन को, 2 जन को। तेरे को भी याद है, बता। कोल्ड डेजर्ट। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था? कोल्ड डेजर्ट। नहीं जानते जाओगे तो तकलीफ बढ़ते जाएगा। कोल्ड डेजर्ट, ये दूसरे नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल कितना है इंडिया में? 18। टोटल कितने बायोस्फीयर? 18। इसमें दूसरा हो गया राजाजी नेशनल पार्क। स्पेशली याद रखना है, उत्तराखंड में राजाजी जी नेशनल पार्क है। ये कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है। ये यहां से काय का संरक्षण होता है? हाथियों का संरक्षण। बात खत्म। राजाजी नेशनल पार्क बस किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? पहला बात तो ये जानो, आपसे केवल यही क्वेश्चन पूछेगा, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हाथियों के संरक्षण के लिए। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। आगे बढ़िए, जिम कार्बेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम कार्बेट। ठीक है, 1936 में भारत का बना हुआ पहला नेशनल पार्क,
हालांकि उस समय नेशनल पार्क का दर्जा नहीं मिला था ना भैया। तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन नहीं याद रहना। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन जिस समय ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। उस समय इसका क्या नाम था? हेली नेशनल। ठीक है, दो बात याद रखना, ये अपने टाइगर के लिए फेमस है, इसलिए एक टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना हुआ है। अच्छा, एकदम मोस्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है। रामगंगा नदी, कौन सी नदी? रामगंगा नदी इस जिम कॉर्बेट से होके गुजरता है। एक नदी निकलती है, नाम क्या है? रामगंगा। और कहाँ जा रहा है? यूपी में। जिम कॉर्बेट के बीचों बीच एक नदी बहती जिसका नाम है क्या? रामगंगा नदी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको भी जानते हो तुम? ब्रेयर गिल्स, वो मैन वर्सेस वाइल्ड में आता है, तो पगला कुछ भी खाता है। इंगरवा गिरवा कुछ नहीं बचता, कुछ भी खा देता है। आप सांप इच्छी बिच्छी सबको टोट टार के खा देता है। मरा हुआ कुछ भी खा देता है। खाना वाना खाते समय देख लिया गलती से तो अब उसके एक एपिसोड में नरेंद्र मोदी भी पहुंच गया टोपी लगा के। मैं भी कम थोड़ी हूँ, गेयर ब्रिल से बोले, वो भी पहुंच गया। वो जो एपिसोड है उसका शूटिंग कहाँ हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कोई देखा था वो एपिसोड? नरेंद्र मोदी भी था। जो टीवी देखो, कुछ लोगों का जीवन पता ही नहीं क्यों है, ना तो टीवी देख रहे हैं, ना तो कभी खेल खेले, ना तो कहीं कुछ गए। क्यों जी रहे हैं पता नहीं, क्यों मरेंगे पता नहीं। कुछ तो करो। अरे नहीं पढ़ रहे तो कुछ दूसरा काम करो, मारा पीटी करो साले, कम से कम कहीं ना कहीं तो नाम होगा। आए, गुंडा बदमाश बनो, कुछ तो बनो, मेरे कहने का मतलब है। बिल्कुल कुछ नहीं, किधर भी कुछ नहीं। ऐसा जीवन बेकार है। माउंटेन ड्यू पियो। जीवन में क्या आता है? हाँ, डर के आगे जीत है फिर। देहरादून, यमुनोत्री रास्ते में पहला जगह बताया था देहरादून। ध्यान से बात सुनना, देहरादून यहाँ की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। एक, इसको नहीं भूलना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये तेरे को देखो, रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का यहाँ पर मुख्य एक संस्थान है, ऑफिस है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। दोनों नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको कभी जीवन में नहीं भूलना। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, इसको तो कभी जीवन में मत भूलना। मेरे को खुद नहीं मालूम है कितने बार ये प्रश्न आ चुका है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर किसको बोला जाता है? कहाँ है ये? देहरादून में। अच्छा, ये क्या करता है? भारत में किस राज्य में कितनी फॉरेस्ट्री है, वन है, भारत में टोटल कितना फॉरेस्ट है, इसके लिए रिपोर्ट पेश है। भारत में कितना आगे बढ़ना चाहिए, कितना वन लगाना चाहिए, कितने वनों का कहाँ दोहन, ये सारा का लिए रिपोर्ट जारी करता है हर 2 साल। लास्ट टाइम रिपोर्ट पेश किया था ये 2023 में, और अगला रिपोर्ट कब पेश करेगा? 2025 में। अब जो रिपोर्ट 2023 का आया है, ये कब तक को रहेगा? 2025 तक। तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के अनुसार वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का या संपूर्ण भूभाग का 21.6% भूभाग पर वन है। टोटल लैंड एरिया का या टोटल अपने क्षेत्रफल का एरिया का 21.6% एरिया में क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, किसी भी देश के लिए आइडियल कंडीशन होता है 33% फॉरेस्ट्री होना चाहिए। तो क्या भारत आइडियल कंडीशन पर है? नहीं है। हमेशा ये बातों को याद रखना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी ये सब कब क्वेश्चन में आएगा हमको नहीं मालूम। बात समझ में आया ना? ये कभी जीवन कभी भी आएगा, उस दिन आएगा तो कुछ ही लोग बना पाएंगे, हर आदमी के बस का बात नहीं है।
ठीक है। आइडियल कंडीशन क्या है फॉरेस्ट्री का किसी भी देश के लिए? 33%। भारत में वनों का प्रतिशत कितना है टोटल लैंड का? 21.6%। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसका रिपोर्ट बता रहा है? हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून का रिपोर्ट है। हमेशा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत के लिए तो जारी करता है, छत्तीसगढ़ के लिए भी जारी है, हर एक राज्यों का अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है। राज्यों का रिपोर्ट अलग जारी करेगा, देश का रिपोर्ट अलग जारी करेगा। ऋषिकेश, ऋषिकेश में सब भूल जा, एक मत भूलना बेटा, लक्ष्मण झूला। ये राम वाम झूला भूल जा, चल बस एक ही जानना है। कौन सा झूला? लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, और ऋषिकेश को बोला जाता है देवताओं का घर। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत की, हाँ, योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? ऋषिकेश। याद रखना है, योगा दिवस अभी मनाए हो कब? कितने जून? 21 जून योगा डे। 21 जून को क्या मनाया आपने? योग दिवस। ठीक है। उसका मुख्य, उसका राजधानी, योगा कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ऋषिकेश को। लक्ष्मण झूला का, ये लक्ष्मण झूला है, ये दे रहे इस पार से उस पार, केबल, केबल ब्रिज। क्या ब्रिज होता है ये? केबल ब्रिज। जाओगे तो ऐसे 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 हिलते रहता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? लक्ष्मण झूला। हो गया, झूल लिए। चलो आगे, कहा आओ? सूरी, पहाड़ों की रानी किसको बोलते हैं? मसूरी। यहां तब भूल जाना, लबासना नहीं भूलना है, लबासना है ये, लबासना। ये क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान से सुनो, पहला ये देखो, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी, उसके बाद स्टेट पीसीएस। हमारे यहाँ छत्तीस, मतलब हमारे यहाँ, समझ में आया ना? सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है? यूपीएससी, पूरे भारत के लिए। उसके बाद स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है? स्टेट पीसीएस, पीएससी। जैसे हमारे यहाँ सीजीपीएससी, हर एक राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम वही होता है, उसके यहाँ का स्टेट पीसीएस। लेकिन पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस। यूपीएससी मतलब यूपी पब्लिक नहीं, वहां पर हो यूपी पीसीएस, वहां क्या होगा? यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी। मैं बात कर रहा हूं केवल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस। वहां पर दो एग्जाम बड़े होते हैं, हाला बहुत सारा लेता है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टर। पोस्ट किसका? कलेक्टर, डीएम जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपन क्या? आईएएस। एक होता है आईपीएस, जो क्या बनता है? एसपी बनता है। आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये यही बनते हैं कलेक्टर, पूरा जिला को जो संभालते हैं कलेक्टर। इनकी ट्रेनिंग कहां होती है? मसूरी में। इनकी ट्रेनिंग कहां होती है? मसूरी में। ये है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर, लबासना। या पूछा जाएगा यूपीएससी के आईएएस लोगों का ट्रेनिंग कहां होता है, तो ठीक है, नाम एकेडमी का लबासना, लोल होता मसूरी में है। जनता स्कूल, स्कूल का नाम है कहां? दुर्ग में या भिलाई में, ऐसा बोलेंगे तो वैसे ही कहां पर है ये? मसूरी में। उसके बाद आ जाओ हरिद्वार। हरिद्वार, हरि का द्वार, नाम से स्पष्ट है, हरि मतलब विष्णु। पहली बार गंगा नदी अब पहाड़ों को छोड़कर कहां आ रही है? मैदानों में। कहां आ रही है? मैदानों में। गंगा नदी तट पर, यहां पर गंगा का, यहां यहीं पर, अरे हरिद्वार किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के। पहली बार गंगा नदी कहां पर आ रही है? मैदानों में। ठीक है। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, भारत माता मंदिर। भारत में ये तीन ही जगह है, एक हरिद्वार में है, एक कहाँ है? उज्जैन में है, और एक हरिद्वार में, और एक वाराणसी में। वाराणसी बोलने का मतलब बनारस, वाराणसी मतलब बनारस। प्राचीन नाम काशी, अभी भी जाओगे तो बोलेगा काशी विश्वनाथ,
काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग, और ये हरिद्वार। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। भारत में, भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। 4 जगह क्या लगता है? कुंभ मेला। 12 साल में एक बार। तेरे गांव का मेला नहीं हर साल भर आएगा, 12 साल में एक बार। कौन सा मेला? कुंभ मेला। पहले हम बच्चन और कोई और एक आध हीरो रहते, कुंभ का मेला में चढ़ जाते थे। प्राचीन इसी प्रारंभ होता था, 2 भाई रहते थे, कुंभ का मेला जाते थे, दोनों भी छड़ जाते थे। इतना भीड़ होता है। ये बताना चाह रहा है कि कुंभ का मेला में हाथ छूटा मतलब पार। 6 महीने में लघु कुंभ का आयोजन भी होता है इन्हीं जगह में। सॉरी, 6 महीने में, 6 साल में। 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। लघु कुंभ कब लगता है? 6 साल में। लेकिन आपको केवल जानना है कुंभ मेला 12 साल में एक बार। भारत में 4 जगह, स्थान परिवर्तित होते रहता है। एक बार मान लीजिए हरिद्वार में हुआ, तो अगले बार इलाहाबाद प्रयागराज में होगा। दोनों जगह हो गया, हरिद्वार में हो गया, प्रयागराज में हो गया। अब तीसरे बार होगा उज्जैन में। कहां होगा? उज्जैन में। अब चौथे बार होगा नासिक में। वापस किसकी बारी आ गई? अब हरिद्वार की। 12-12 साल में ऐसे जगह पलटते रहता है, इसलिए नाम है कुंभ मेला। कौन सा मेला? कुंभ मेला। 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जगह? ये हरिद्वार। तो ये 4 कुंभ मेले का जहां आयोजन होता है उसमें एक स्थल भी याद रखना। यहीं पर एक जगह है हर की पौड़ी। जगह का नाम है हर की पौड़ी। ये गंगा आरती के लिए बहुत फेमस है। सभी जगह जहां से गंगा नदी गुजर, वहां गंगा आरती है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका बनारस हो, चाहे आपका हरिद्वार हो। लेकिन हरिद्वार का ये हर की पौड़ी का जो गंगा आरती है, ये सबसे ज्यादा फेमस है। हर दिन यहाँ पर 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु केवल गंगा आरती अटेंड करने जाते हैं। यहीं पर फेमस मनसा देवी का मंदिर भी है। ओके, सारी बातें मैं हरिद्वार के लिए कर रहा हूं। अब आ जाओ रुड़की। रुड़की में क्या है? भारत का पहला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1847 में खोला गया। लॉर्ड डलहौजी, पूरे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खुला। वर्तमान में रुड़की आईआईटी है, लेकिन आईआईटी का दर्जा इसको कब मिलता? 2001 में। ये किस इंजीनियरिंग के लिए फेमस है? सिविल इंजीनियरिंग के लिए। भवन निर्माण रिसर्च सेंटर, बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहां है? रुड़की में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कब खुला? 1847, 1847। खोलने वाले का नाम कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद इसको 2001 में काय का दर्जा मिला? आईआईटी का। वर्तमान में भारत में 24-25 आईआईटी है। कितने आईआईटी हैं? 24-25। 23 नंबर आईआईटी तो आपके भिलाई का ही है। भिलाई में आईआईटी है, पता है? कहाँ मालूम? पता है? नहीं पता। हाँ, भिलाई में भी आईआईटी है। ठीक, जेवरा सिरसा के पास। क्या नाम है उस जगह का? है जेवरा सिरसा के पास ही है, लेकिन अच्छा नाम है उसका। चलो, अब बात करते हैं टिहरी डैम। टिहरी डैम कौन से नदी पर है? भागीरथी। कौन से नदी पर है? भागीरथी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध रुड़की में, ये देखो, रुड़की के पास भागीरथी नदी पर स्थित है। तेरे को पहले बात याद रखना है, पहाड़ के ऊपर में है। पहाड़ों के ऊपर में मतलब भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित डैम टिहरी डैम। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा टिहरी डैम किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और चौथा क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी और पत्थरों से निर्मित भारत का डैम, तो भी आएगा टिहरी डैम। 4 क्वेश्चन 4 आंसर। सबका आंसर क्या आएगा? टिहरी डैम। टिहरी डैम किस राज्य में है? टिहरी डैम किस राज्य में है?
टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी पर नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा डैम, ऊंचा नहीं ऊंचाई पर स्थित डैम, ऊंचा नहीं, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम क्या आएगा? टिहरी डैम। ठीक है, कोटेश्वर डैम भी बोलते हैं इसी को, मिट्टी और पत्थर से बना डैम। भारत का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी है, टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 2400 मेगावाट। पहले ही बताया, पहाड़ों से अगर पानी को छोड़ा जाए तो एकदम तेज टरबाइन में गिराकर उससे अपन क्या कर सकते हैं? अपन बिजली पैदा कर सकते हैं। ओके, टिहरी डैम। दर्रा कितना ठो बताया हूं, देखो, लिपुलेख, माना, नीति, धर्मा और एक है मुलिंग। इसको अलग से याद रखना, मुलिंग को छोड़ छोड़ दो अभी, लेकिन याद रखना है मुलिंग। पहले इनकी बात करते हैं। उत्तराखंड के लोग धर्म के नीति को मानते हैं, धर्म के नीति को मानते हैं, धर्म के नीति को मानते हैं। उत्तराखंड के लोग धर्म के नीति को मानते हैं। ठीक है, तो धर्म मतलब धर्मा, नीति और ये हो गया मानना मतलब माना, ये तीन हो गया। तीनों चाइना से लगता है। तीनों किससे लगता है? ये मूलिंग भी किससे लगता है? चाइना से लगता है, चारों। लेकिन एक कौन सा है? लिपू लेक। कौन सा लेक? लिपू लेक, ये ट्राइपास है। लिपू लेक है, ट्राइपास है। समझा दिया था ट्राइपास किसको बोलते हैं? जो पास तीन देशों के साथ कनेक्ट होता है उसको ट्राइपास कहते हैं। झील, रेणुका झील ऊपर पढ़ाया हूं, कहा? ये गलत है। ठीक है, अब जिसके साथ भी ताल लग गया, सूरज ताल, चंद्र ताल, देव ताल, सात ताल, नाको ताल, कान ताल, आंख ताल, जिसके साथ भी ताल लग गया, कहां मारना है? अच्छा ऐसे देखो, जैसे मैं उस दिन बताना भूल गया, जम्मू कश्मीर में नाग, अनंत नाग, शेष नाग, ये नाग, वो नाग, नाग लगा मतलब जम्मू कश्मीर। वुलर झील, डल झील, वो दो चार ठो और बताया ना, वुलर हूँ, हाँ वो तो है ये। साथ में याद रखना है, जिन झीलों के साथ नाग लगा, अनंत नाग, शेष नाग, ये नाग, वो नाग, सारा जम्मू कश्मीर। जिसके साथ ताल लग रहा है लगभग 95 98%, जिनके साथ क्या लग रहा है? ताल, ये ताल, वो ताल, ये ताल, वो ताल, सारा कहां मिलेगा? उत्तराखंड में। कहां मिलेगा? उत्तराखंड में। ये आ गया नैनीताल। नैनीताल हिल स्टेशन है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, भारत का प्रमुख सैनिक स्कूल, नाम क्या है? घोड़ाखाल, यही है। लेकिन पूरे भारत का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल कहाँ है? कोडरमा में, झारखंड। झारखंड का जो कोडरमा है, कोडरमा, झारखंड पढ़ाते समय कोडरमा को हाईलाइट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है अभ्रक, माइका। क्या पाया जाता है? माइका। कोडरमा झारखंड, सबसे बड़ा सैनिक स्कूल भारत का। लेकिन उसके बाद दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर मिलेगा? नैनीताल। वहीं पर रानीखेत, अकराता, चकराता सब पढ़ाया हूं, वो सब हिल स्टेशन है। सबके सब क्या है? हिल स्टेशन है। ये देखो, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लेस डाउन, ये कचराता नहीं है, चकराता है, चकराता। ओके, कचराता नहीं, क्या है वो? चकराता है। ये सारे हिल स्टेशन है। ओके, अब मैं आपको चंबोली जिला में बताया था गोपेश्वर। चंबोली जिला का जिला मुख्यालय है गोपेश्वर। चंबोली जिला अपने आतंकवादी घुसपैठ के लिए भी फेमस है, वहां पर भी कुछ मात्रा में आतंकवादी गतिविधियां होती है। अब ध्यान से सुनना, चंबोली जिले का जगह है का नाम है गोपेश्वर। इस प्रश्न से पता नहीं मेरे को व्यापम को बड़ा लगाव है। इधर जंगल है, इधर के पेड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो क्या किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा इन पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई चल रही थी। इन पेड़ों की क्या चल रही थी? धड़ल्ले से कटाई चल रही थी, क्योंकि रेलगाड़ी निर्माण करने में, ये करने में, अरे भैया रेलगाड़ी में बिछेगा ना सीट के रूप में उसका, तो ये पटरी में भी देखे, पटरी में भी लकड़ी लगे रहता है, पटरी देखे पटरी। ऐसा कोई माइक, कोई भी ऐसा यहाँ पर महानुभाव होगा, रेल देखा है कि नहीं देखा है? कभी कभी बीच में सीमेंट का पोल लगा देगा, कभी कभी लोहे का पोल, और उससे ज्यादा काय का क्या मिलेगा? लकड़ी।
क्या मिलेगा? लकड़ी बिछे रहेगा पटरी में, ठीक है। तो पटरी वटरी बनने के लिए ये दिन दहाड़े काय का कटाई चलता था पेड़ों का। उत्तराखंड के गोपेश्वर से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। इस व्यक्ति ने एक आंदोलन चालू किया। आंदोलन ये था कि जब अंग्रेज इस पेड़ को काटने आएगा तो दो तीन व्यक्ति क्या करना, इस पेड़ में चिपक जाना और बोलना काट, ठीक है। इसलिए इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। आंदोलन का क्या नाम है? चिपको आंदोलन। और ये क्वेश्चन इतना पूछता है, इतना पूछता है जिसकी हद नहीं है। चिपको आंदोलन का नेता पूछेगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के गोपेश्वर में। आपको राज्य पूछेगा, बस उत्तराखंड याद रखना। कहां से प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में ये घटना घटी थी, 1970। इसीलिए आगे चल के 1970 का दशक है ना, सॉरी, अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ के लोग भी काटते थे। 1970 का दशक, सॉरी, कब का दशक है? 1970 का। और इसीलिए इनको रेमन मैसेज अवार्ड भी मिला है। सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रहेगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 1970 के दशक में घटना घटी थी, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख चोटियां, बंदरपूछ, कहां पढ़ाया हूं बंदरपूछ? यमुनोत्री। कहां पढ़ाया हूं? यमुनोत्री ग्लेशियर। बद्रीनाथ, कौन सी नदी, चले यहां से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। ये है बद्रीनाथ, कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा। ये है कामेत। अरे छोटा छोटा तो गिनती नहीं है, कामेत। आपको याद रखना बस, कामेत नामक पिक पॉइंट कहाँ है? कामेत पिक पॉइंट, कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी बताई दिया, नंदा देवी की ऊंचाई 7-8 मीटर। ये कुछ पिक पॉइंट्स हैं, पहाड़ों के पिक पॉइंट्स, ठीक है। सब याद रखना, नोट। ये देखना, शिवालिक हिमालय का मैं दो भाग बताया, कौन कौन सा? कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल। अब देखना इन्हीं में से, इन्हीं श्रेणी में से चौखंबा, हरदे-ओल और त्रिशूल, तो नाम ध्यान से देखो। चौखंबा, हरदे-ओल, चौखंबा, हरदे-ओल और त्रिशूल पर्वत चोटियां किसका हिस्सा है? तो पहले बोलना है आपको शिवालिक हिमालय का। चौखंबा, चौखंबा, हरदे-ओल और त्रिशूल शिवालिक हिमालय के पिक पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 पीएससी प्री में। चौखंबा, हरदे-ओल और त्रिशूल पर्वत चोटियां किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का। किस हिमालय? शिवालिक, नीचे बताया था, ठीक है। और ये छोटा सा आपका स्टेट खत्म हुआ, नाम क्या था इसका? उत्तराखंड। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना है मेरे किस में